बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि नवाज शरीफ साहब को 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस मियाँ आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, दो ऑनरेबल जजेस ने नवाज शरीफ साहब की 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ साहब के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और ये चूँकि एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हुए थे और उसके बाद ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया और वहाँ से अब यह फैसला आ चुका है कि एहतसाब अदालत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मियाँ आमिर फ़ारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की दरख्वास्तों पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अब वो एयरपोर्ट पर आएंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग अब ये चूं चूं का मुरब्बा लगा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को जी जो सज़ा सुनाई गई थी वो कानूनी थी और अब जो उनको ज़मानत मिली है वो गैर कानूनी। और भाई पहले तो ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी कि जिस केस में उसको सज़ा सुनाई गई वो जो जज था एहतसाब अदालत का अरशद मलिक, जो फोत हो गया है, जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, उसने जिस केस में नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई थी उस केस की तो बुनियाद ही बहुत कमज़ोर है। आप देखें ना, उसकी वीडियो आई, वो पैसे ले रहा था और वो देखा जा सकता है कि जिस तरह से वो पैसे ले रहा था और फिर उसके बाद ये पूरा आईनी और कानूनी जो प्रोसीजर था इसके ऊपर एक सवालिया निशान लगा, क्वेश्चन मार्क लगा। ये मैंने नहीं लगाया, ये खुद पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदालतों की जानिब से लगा। और अब ये साबित हो जाना है कि जो नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई वो दबाव के तहत सुनाई गई, वो प्रेशर था। और ये अगर अरशद मलिक आज शायद इस दुनिया में होते तो शायद वो वादा माफ गवाह बन जाते। उनका भी 161 164 का बयान रिकॉर्ड हो रहा होता और रिकॉर्ड के तौर पर लोग देखते कि वो खुद बताते कि मुझ पर किसने दबाव डाला, मुझ पर कौन सा दबाव था, कौन मुझ पर प्रेशर डाल रहा था, कौन मुझे प्रेशराइज कर रहा था कि नवाज शरीफ को इस केस में सज़ा सुनानी है। अब ये एवन फील्ड और अल अजीज़िया और एक फ्लैगशिप, ये तीन रेफरेंसेस थे, ठीक है। ये तीन रेफरेंसेस में आज तक कोई एक रुपये की करप्शन नवाज शरीफ के ऊपर साबित नहीं कर सका। अब सवाल ये बनता है कि अगर नवाज शरीफ की तमाम तर सज़ाएं कलअदम हो जाती हैं, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा की हुई, हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि एफिजियन कोटा केस में वो बाइज्जत बरी हो गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस अजहर जावेद गराल, ये 2 ऑनरेबल जजेस ने उनकी जो है वो इस केस में उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। तो सर सवाल तो ये बनता है कि अगर इस अदालत से, इन्हीं अदालतों से नवाज शरीफ के हक में फैसला आ गया तो फिर वो लोग जो सारा दिन चूं चूं का मुरब्बा लगा रहे थे कि ये करप्शन करते हैं, ये लूट मार करते हैं, इनके बच्चों की जायदादें हैं, इन्होंने ये बनाया, वो फिर किस तरह से अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करेंगे, अदालत के अंदर कैसे जस्टिफाई करेंगे। और मैं उन पटिशनर्स के नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से लोग हैं ऐसे जिनके बहुत अच्छे हमारे साथ तल्लुकात भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी सहाफ़ती बरादरी में एक बड़ा मुकाम रखते हैं। तो जो लोग अब अदालतों में दरख्वास्तें दायर करेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब की ज़मानत कैंसिल की जाए और नवाज शरीफ साहब को जो वक्ती रिलीफ मिला है वो वक्ती रिलीफ भी उनको फराहम ना किया जाए, तो सर अब उनको तो ये साबित करना पड़ेगा पाकिस्तान की ऑनरेबल कोर्ट्स के अंदर कि जो नवाज शरीफ साहब के केसेस जो अदालतों के अंदर अब ज़ेर समाअत हैं, जिन पर अब समाअत होनी है, जिनके फैसले होने हैं, उसमें अगर ये साबित ना हो सका और फिर ये भी साबित हो गया कि जी जो नवाज शरीफ साहब को जो सज़ाएं सुनाई गई थी वो गैर कानूनी है, तो सर वो लोग फिर किस तरह से कानून के कटहरे में आएंगे जिन्होंने ये सारा खेल रचाया। सवाल तो ये बनता है कि नवाज शरीफ की सज़ाएं कलअदम हो जाती हैं, सारा प्रोसीजर जो है वो अगेन रिव्यू होता है और डेफिनेटली होना है क्योंकि उनकी जो पटिशन्स हैं, जो उनकी दरख्वास्तें हैं, उस पर अब समाअत तो होनी है। अब उन्होंने इन केसेस में अपील भी करनी है, बाइज्जत बरी भी होना है और उसके बाद एक डिफरेंट कानूनी प्रोसीजर है जिससे उनको गुजरना है। तो इसमें एक चीज़ तो बड़ी कॉमन है जो मद्देनज़र रखने वाली है, वो ये है कि अरशद मलिक का फैसला। अब ये भी साबित होना अदालत में कि जो अरशद मलिक ने सज़ा सुनाई थी वो किस आइन और कानून के तहत सुनाई थी, क्योंकि वो तो खुद व्हाट्सएप के ऊपर फैसले मौसूल हो रहे थे उससे।
देखे ना, जिस केस में उसको सजा सुनाई गई नवाज शरीफ को, उस केस की आईनी और कानूनी बुनियाद बहुत कमजोर है भाई। उस केस में कोई ये जस्टिफाई कर दे कि नवाज शरीफ को दुरुस्त सिमत में सजा सुनाई गई या दुरुस्त फैसले के तहत सुनाई गई, उसकी कानूनी नज़ीर, कानूनी मिसाल अदालत में को खड़े होकर दे दे, तो आप मेरा नाम बदल दिएगा। उसमें भी ये साबित नहीं होना, फिर ये साबित नहीं होना कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो सारा उनकी जायदादों से रिलेटेड, या ये जो तोशा खाना, ये तोशा वोशा, ये मुझे नहीं पता ये क्या है। तो ये जो भी केसेस हैं, देखें, इसका फैसला आना है अदालतों से। अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, मेरिट्स को सामने रखकर करना है, किसी की पसंद नापसंद और ज़ाती अनाद की बुनियाद पर फैसला नहीं करना। अदालत ने मेरिट्स को सामने रखकर फैसला करना है, और उम्मीद करता हूँ इस अदालत से कि आइन, कानून और इंसाफ का बोलबाला होगा, जमहूरियत की जीत होगी, पाकिस्तान की पार्लियामान की जीत होगी, और हमारे सिविलियंस जिनके खिलाफ झूठे और जाली केसेस बनाए गए वो बाइज्जत बरी होंगे, चाहे वो इमरान खान है, नवाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, कोई भी है, सबको रिलीफ अदालतों से मिलना है। तो इन अदालतों पर एतमाद करें, इन अदालतों ने फैसले सुनाने हैं, और मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। जो अदालतों के फैसले होंगे वो सबको काबिल कबूल होंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।